नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। आज बात करेंगे आदिवासियों के मुद्दे की। जबलपुर में शंकर शाह रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस पर दिग्गजों का जमावड़ा हुआ। बीजेपी की ओर से अमित शाह और शिवराज सिंह चौहान और वीडी शर्मा समेत कई दिग्गज मौजूद रहे, तो वहीं कांग्रेस से दिग्विजय सिंह ने भी यहां पर शिरकत की। आखिर क्या है इसके सियासी मायने? अचानक जबलपुर सियासी जंग का मैदान क्यों बन गया? सियासतदानों की नजर आखिर कहां पर है? इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। एक विशेष पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। आदिवासियों के गढ़ में लगा सियासी मजमा। बलिदान दिवस बहाना, कहीं और रहा निशाना। जिनके बलिदान पर आदिवासियों को नाज और अभिमान है, जिनके नाम से आदिवासियों की देश और दुनिया में मान है, उन्हीं वीर सपूतों की धरती पर उनके बलिदान को याद किया गया। अमित शाह, शिवराज सिंह चौहान से लेकर बीजेपी के तमाम दिग्गजों ने शंकर शाह और उनके बेटे रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और जनजातियों की कुर्बानी को याद किया। मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि आजादी के आंदोलन के अंदर और सन 57 के स्वतंत्र संग्राम से लेकर 1947 तक जनजाति नेताओं ने जो बलिदान दिए हैं, शायद ही इतने बलिदान किसी और लोगों ने दिए होंगे, इतने हमारे जनजाति नेताओं ने। राजा शंकर शाह, बलिदानी राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह जी के स्मारक का भूमि पूजन उन्होंने किया है। एक भव्य स्मारक बनेगा जिसमें उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को उकेरा जाएगा। अब सवाल है कि आखिर शंकर शाह के बलिदान दिवस पर उतना भव्य कार्यक्रम क्यों किया गया? आखिर इसके सियासी मायने क्या है? तो पहले आप ये जान लीजिए कि आखिर शंकर शाह और रघुनाथ शाह की आदिवासियों में इतना सम्मान क्यों है। तो दरअसल शंकर शाह गोंडवाना साम्राज्य के राजा थे। उन्होंने अंग्रेज शासन के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंका था। इसके बाद अंग्रेजों ने 18 सितंबर 1858 को शंकर शाह और उनके बेटे रघुनाथ शाह को तोप से बांध कर मार दिया था। तभी से आदिवासियों की नजर में ये दोनों किसी भगवान से कम नहीं है और इसलिए बीजेपी ने इन दोनों वीर सपूतों के सम्मान में इतना बड़ा कार्यक्रम किया ताकि आदिवासियों का बीजेपी के प्रति झुकाव बढ़े। सवाल ये है कि मध्य प्रदेश में सत्ता के लिए आदिवासी कितने बड़े फैक्टर हैं? क्या वो इतने महत्वपूर्ण हैं कि सत्ता का पासा पलटने का मादा रखते हैं? इन आंकड़ों पर नजर डाल लीजिए, आपको इनकी ताकत का एहसास हो जाएगा। आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में आदिवासियों की आबादी करीब 21% है। प्रदेश में आदिवासी समूहों की संख्या 43 है। भील भिलाला समूह की आबादी 60 लाख है, तो वहीं गोंड समुदाय की आबादी 51 लाख, जबकि कोल समाज की आबादी 12 लाख है। इनके प्रभाव का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि दरअसल नवासी विकास खंडों में आदिवासियों का प्रभाव माना जाता है। लोकसभा की 6 सीटें और विधानसभा की 47 सीटें एसटी के लिए रिजर्व हैं। लेकिन सच ये है कि आदिवासी वोट बैंक का असर 120 सीटों पर दिखता है। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को एसटी सीटों पर बड़ी बढ़त मिली थी, लेकिन लोकसभा की बढ़त को बीजेपी विधानसभा चुनाव में बरकरार नहीं रख पाई। 2018 में आदिवासी इलाकों में कांग्रेस ने जबरदस्त घुसपैठ की थी। एसटी के लिए रिजर्व 47 में से कांग्रेस ने 30 सीटों पर कब्जा किया था। बीजेपी को इनमें से सिर्फ 16 सीटें मिली, जबकि एक पर निर्दलीय को जीत मिली थी। अब आपको अंदाजा लग गया होगा कि पार्टियों की झटपटाहट क्यों है और आदिवासियों को साधना कितना जरूरी है। कांग्रेस जहां 2018 के साथ को बरकरार रखना चाहती है, तो वहीं बीजेपी 2018 में छूटे साथ को फिर से पाना चाहती है और इसलिए ये जद्दोजहद चल रही है। कमलनाथ बड़वानी में जन अधिकार यात्रा निकाल चुके हैं। आदिवासियों के हित में वो लगातार मुखर कूदते रहेंगे। आदिवासी दिवस पर छुट्टी को लेकर भी दोनों पार्टियां आमने सामने थी। कांग्रेस ने छुट्टी घोषित नहीं करने का आरोप लगाया था, तो सरकार ने ऐच्छिक छुट्टी का दांव चला था। उसी वक्त ये तय हो गया था कि आदिवासियों को पाले में लाने के लिए सियासी पार्टियों में टकराहट होना तय है, जो अब दिखने भी लगा है। टीम न्यूज़ स्टेट।
तो जब प्रदेश में आदिवासी वोट बैंक 21% को, जिसका सीधा सीधा असर लगभग 120 सीटों पर होता हो, तब जबलपुर में राजनीतिक दलों का आज मजमा लगना कई सवाल खड़े करता है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। जयंत वर्मा जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जयंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लोकेश मुजालदा जी हमारे साथ हैं, राष्ट्रीय प्रभारी हैं जयस के। लोकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नेहा बग्गा जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी की। नेहा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और स्वदेश शर्मा जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। स्वदेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नेहा जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं कि क्या ये जो आज इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, बलिदान दिवस के रूप में आज के इस दिन को मनाया गया, ये क्या 2023 और 24 की तैयारी थी या फिर मसला कुछ और था? नहीं दीपेश जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपनी संस्कृति, जो वीर रहे हैं हमारे देश के, जो गौरव रहे हैं, उनको लगातार याद करती है और उनसे कनेक्टिविटी किस तरीके से आगे भी जो हमारी पीढ़ी है, नई पीढ़ी, उससे जोड़ सके, उसके लिए लगातार प्रयास करती रहती है। और आपको पता होगा कि जिस तरीके से केंद्र की ओर से प्रधानमंत्री मोदी जी के एक विजन के साथ में जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं, जिनको कहीं इतिहास में पन्नों में हम पीछे भूल बैठे थे, उनको याद करने का जो काम है वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। और ये पूरा वर्ष जो है, क्योंकि हमारी 75वीं आजादी का वर्षगांठ है, और उसके लिए हम लोग लगातार जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं उनको याद करने का, उनकी स्मृति में स्मारक बनाने का काम, और साथ ही साथ कि कहीं पर अगर उनको पाठ्यक्रमों में भी जोड़ा जा सके, जिससे युवा पीढ़ी उनको पढ़ के पुराने इतिहास, गौरवशाली इतिहास को जान ले, उसके लिए प्रयास कर रही है। चलिए, प्रयास करने की बात आपने कही और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का जिक्र किया, आजादी का जिक्र किया, उस पर सवाल लूंगा मैं। जयंत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, महत्वपूर्ण सवाल रहेगा जयंत जी से भी, लेकिन स्वदेश जी का भी एक का प्रतिक्रिया ले लेते हैं। स्वदेश जी, क्या कांग्रेस के लिए भी यही प्रक्रिया थी कि बलिदान दिवस तो बहाना था और कोशिश ये थी कि 2023 में भी आदिवासी हमारे साथ रहें ताकि अब पूर्ण बहुमत के साथ सरकार हो? दीपेश जी, कांग्रेस वह पार्टी है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कि जो उनका सुबह होती थी रघुपत राघव राजा राम से, और शाम दलित आदिवासियों की बस्ती में वो गुजारा करते थे। हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पच्चनों पर चलते चलते इतना हमको पता है कि दलित, आदिवासी और अगड़े पिछले जितने भी शोषित लोग हैं उनके उत्थान के लिए हमारी सरकारों ने काम किया है। आपको याद होगा यूपीए की सरकार में हम 2005 में 6 में वो कानून भी लेकर आए थे, जिसमें 2005 से पहले तक जो आदिवासी भाई बहन जो भी 10 एकड़ तक जमीन जो जोत रहा था, जमीन पर जो काम कर रहा था, अपने उपयोग में ले रहा था, वो जमीन का मालिकाना हक उसको मिले। उसमें तकरीबन 6.25 लाख लोगों ने आवेदन किया मध्य प्रदेश सरकार को 2006 के बाद। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने उसमें से तकरीबन 2.25 लाख लोगों के मामले निरस्त कर दिए, और जो जिनको कुछ तो मंजूर भी किया तो उनकी कुछ जमीनें कम कर दी। अरे अच्छा होता, आज जो आयोजन किया इनको 15 वर्ष तक कभी याद नहीं आया। अच्छा होता, मुझे तो ये उम्मीद थी कि आज ऐसे दिवस पर, जो आदिवासी विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री तत्कालीन कमलनाथ जी ने मनाया था, उसे ये जारी रखते, उनकी योजनाओं को जारी रखते। जब महिला उत्पीड़न के साथ साथ आदिवासी दलितों का उत्पीड़न चरम पर है, ये एनसीआरबी के आंकड़े कह रहे हैं, तो मुझे आज ये लग रहा था कि कांग्रेस ये मान रही थी कि आज आदिवासियों के सम्मान के लिए जो कार्यक्रम हो रहा है, इसमें जो मध्य प्रदेश के आदिवासियों का हो रहा उत्पीड़न, उस पर ये क्षमा मांगेंगे। लेकिन वो तो बात गई अलग। इन्होंने क्या किया कि इनकी सरकार के जो आदिवासी मंत्री हैं विजय शाह जी, उनको उस कार्यक्रम में प्रवेश नहीं होने दिया, उनको धक्के मार के बाहर कर दिया। अब आप बताइए, इनकी सरकार के कैबिनेट मंत्री विजय शाह को धक्के मार के बाहर किया जाना, ये कैसे मान लिया जाए कि आदिवासियों का सम्मान, उनके उत्थान के लिए काम कर रहे हैं? हमारी बच्चन, ओमकार सिंह मरकाम, ये लोग कहाँ हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। लौटता हूं सर, आपके पास लौटता हूं। एक बार एक प्रतिक्रिया हम लोकेश जी से ले लेते हैं। लोकेश जी, बीजेपी और कांग्रेस दोनों के राजनीतिक दल अब आदिवासी हितैषी हो चुके हैं, आप लोगों का क्या होगा सर, आपकी पार्टी का क्या होगा? विपिन जी, जहां तक सवाल है कांग्रेस और बीजेपी का, दोनों ही पार्टियां अभी आदिवासी वोट की राजनीति कर रही है। अब आने वाले समय में 2023 में मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, और आदिवासियों को रिझाने के लिए तरह तरह की प्रक्रिया करते रहते हैं। आज 75 वर्ष हो जाने के बाद भाजपा को और कांग्रेस को, दोनों ही दलों को हमारे आदिवासी क्रांतिवीरों की याद आई। आज शंकर शाह रघुनाथ शाह के चरणों में आए हैं। क्या 75 साल तक
उनसे पहले ही वो शहादत बलिदान हो गए थे, तो तब तक तो उनको याद नहीं आई। तो केवल और केवल कांग्रेस और बीजेपी जब वोटों की राजनीति करनी होती है, तब आदिवासियों के हितैषी बनने का नाटक करते हैं। और रही बात, हम दोनों पार्टियों से कह चुके हैं कि दोनों ही पार्टियां हमारे अधिकार जो है कानून में, संविधान में दिए गए हैं, उनको धरातल पर लागू करवा दे। 5वीं अनुसूची की हम बात करते हैं, 5वीं अनुसूची को धरातल पर लागू करवा दीजिए, अमलीकरण में ले आइए, पेशा एक्ट को अमलीकरण में ले आइए, कई वन आप अधिकार लोगों की कानून भी को कई अमलीकरण मांगे में ले हैं। अब आइए। देखना होगा कि उस पर दोनों राजनीतिक दल कितना सहमत होते हैं और कितना उसको अब अमली जामा पहना पाते हैं। जयंत वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयंत जी, इसके राजनीतिक मायने क्या है, इस पर तो हम चर्चा करेंगे ही, लेकिन इससे इतर एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है क्योंकि नेहा जी ने भी इस बात का जिक्र कर दिया है और आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आए थे तो उन्होंने भी मंच से बार बार इस बात का अब जिक्र किया और इस शब्द का इस्तेमाल किया कि आदिवासियों में भी ऐसे अनेक नेता हुए जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए, देश को आज़ाद कराने के लिए बलिदान दिया। अभी तक हम यही सुनते आए थे कांग्रेस के लोगों के द्वारा कि हमारे नेताओं ने, नेहरू गांधी परिवार ने ही देश की आज़ादी के लिए अपना बलिदान दिया है, अपना योगदान दिया है। अब क्या मंच से इस बात को लेकर काउंटर किया गया कि सिर्फ यही परिवार नहीं था, देश की आज़ादी में आदिवासियों ने भी बड़ा योगदान दिया है, देश की आज़ादी में कई और दूसरे लोगों ने भी योगदान दिया है। तो ये सीधे तौर पर कांग्रेस के लिए निशाना था और आदिवासियों के लिए भी ये दर्शाना था कि हम भी आप लोगों के साथ हैं और सही सम्मान हम दे रखे हैं। आप लोगों को तो अब तक विलुप्त कर दिया गया था। जयंत जी, देखिए, ये जो पूरा आज़ादी की लड़ाई का इतिहास है, ये इतिहास जो हमको पढ़ाया गया है वो तो सारा का सारा भ्रामक है। और कवि प्रदीप ने भी एक कविता लिख दी कि दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल। तो पूरे हिंदुस्तान में गलत पूरा का पूरा एक मैसेज चला गया कि ये बिना खड़क और बिना ढाल के आज़ादी मिल गई है, जबकि ये पूरी तरह से झूठा बात है। इस देश में असंख्य लोगों ने अपना बलिदान दिया है और जनजातीय समाज ने तो सबसे ज़्यादा बलिदान दिया। बल्कि जब अंग्रेज भारत में आए और जल जंगल जमीन पे अपना कब्जा करने लगे तो सबसे पहले तो बिरसा मुंडा और एक 1857 की जो लड़ाई, उसमें हमारे शंकर शाह, रघुनाथ शाह, जिन लोगों ने कि एक विद्रोह करने का और छावनी पे हमला करने का एक योजना बनाई थी। एक जो भीतरघात करने वाला एक उनका साथी था जिसने गद्दारी की और सूचना दे दी, तो उनको 14 सितंबर को अरेस्ट कर लिया गया और 4 दिन बाद उनको तोप के मुंह पे रख के उड़ा दिया गया था, शंकर शाह, रघुनाथ शाह पिता पुत्र को। तो ये बात तो यहाँ के आदिवासी समाज के जो बच्चे हैं उनको भी नहीं मालूम है, क्योंकि ये इतिहास की पुस्तकों में ये बात नहीं आई। जी। और इस क्षेत्र में कम से कम आदिवासियों की ये सब चीज़ें तो बताई जानी चाहिए। अकबर और क्या क्या दुनिया भर बताते हैं, पर ये जनजातीय समाज के बलिदान के बारे में नहीं बनाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो पूरा का पूरा इतिहास का जो पूरा एक भ्रम फैलाया गया है कि वो 1-2 परिवारों की पूरी योगदान रहा है, ये बहुत ही गलत है। और यहाँ तक कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक को जवाहरलाल नेहरू ये कहते थे कि आज़ाद हिंद फौज आएगी तो मैं तलवार लेके मारने उनसे लड़ने जाऊंगा। गांधी जी ने भी उनके योगदान को बिल्कुल नकार दिया था। तो ये पूरी तरह से एक भ्रामक इतिहास हम लोगों को पढ़ाया गया है और हम लोगों को तो बड़ी उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद कम से कम इतिहास की इस गलत धारा को सुधारा जाएगा, परंतु वो काम अभी तक नहीं हुआ। अभी तक हुआ नहीं और ये होना भी चाहिए। बच्चों से इस बात का जिक्र जरूर हो रहा है और उसके बाद अब इसे पुस्तकों में लागू होना चाहिए, तब जाकर हम सही तौर पर इन सारी चीज़ों को समझ पाएंगे, जान पाएंगे। मैं लौटता हूं सर आपके पास। नेहा जी से एक और सवाल रहेगा। नेहा जी, लगभग 51,000 करोड़ रुपए की राशि का ऐलान किया गया कि आदिवासियों के हितों के लिए, उनके उत्थान के लिए इस राशि का इस्तेमाल होगा। आप भी लगातार, आपकी पार्टी भी लगातार ये कहती रही है कि आदिवासियों का विकास हमने किया है, कांग्रेस भी लगातार इस बात की तरफ इशारा करती रही है कि आदिवासियों का विकास हमने किया है। फिर इस राशि का क्या औचित्य रह जाता है कि मैडम जब विकास हो ही गया तो? नहीं, देखिए दीपेश जी, सबसे पहली बात तो है कि आज का जो पूरा कार्यक्रम था वो मैंने आपको बताया कि जो गौरवशाली इतिहास है, जो कहीं पर नेहरू गांधी परिवार के पीछे छुप गया था, उसको वापस से जनता के बीच में लाने का उद्देश्य था। और उसके साथ में निश्चित ही
देखिए 75वां ये क्योंकि पीछे हम छूट गया था, देश ये में बात ठीक अमृत नहीं, हजम नहीं हो महोत्सव रही है मना रहे नेहा जी। हैं। लगातार देखिए भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए और मध्य प्रदेश में शिवराज जी की सरकार ने लगातार किया है। पर आज कांग्रेस को क्यों याद आई? क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा था कि जब उनका आदिवासी सवाल मैं उनसे अंचल में करूंगा मैडम, कमलनाथ लेकिन जी क्या गए, 2018 में जब हमारे जब हाथ से कमलनाथ आदिवासी जी- वोट बैंक फिसल गया, अरे तब इस हमें भी बात याद का आई। कुछ अरे दीपेश जी वही मैं उनसे ये आपको जवाब बता तो रही ले हूँ, लीजिए वोट बैंक कि की विजय शाह राजनीति आदिवासी देखिए मंत्री हैं इनकी दीपेश जी, कैबिनेट वोट के, बैंक की उनको धक्के मार के राजनीति क्यों बाहर करने कर वाला दिया? डॉक्टर कोई स्वदेशी है, आ रहा हूं। वो कार्यक्रम में कांग्रेस दिखाई भी नहीं पार्टी दिए। है। ये कांग्रेस पार्टी है जो वोट बैंक जवाब के तो ले अलग-अलग लीजिए उनसे वर्गों को आप। साधती है। देखिए कमलनाथ जी पिछले दिनों जब आदिवासियों के बीच में गए थे तो अपने पूरे समय के भाषण में शायद कमलनाथ 10 जी मिनट की बोले अगर थे, बात 10 करो तो सेकंड भी पोस्ट आदिवासियों के बारे में बोल नहीं पाए। वो छात्रवृत्ति पर आईफोन 200 जैकलीन और करोड़ सलमान रुपए के आज बात डायरेक्ट भूल छात्रों गए। को खाते में आदिवासियों डाले के कुछ नहीं बता पाए। माननीय पर कमलनाथ जी आज ने जिस तरीके से 3 लाख चाहे विद्यार्थियों को आदिवासी इसका लाभ मिला है। आप दोनों की बात देश दर्शकों तक पहुंच नहीं पाएगी। स्वदेश जी आ रहा हूं, आपको भी पर्याप्त समय दूंगा सर। डायरेक्ट उनके स्वदेश खाते जी, में डाले हैं। मैं आ रहा हूं सर आपके पास, आपको पर्याप्त समय दूंगा, पर्याप्त समय दूंगा सर। ऐसे बोलेंगे तो दोनों की बात समझ में आ पाएगी। नेहा जी कंप्लीट करिए। जब हम कि विजय शाह को धक्के मार के बाहर क्यों कर दिया? नेहा जी वो कंप्लीट आदिवासी नहीं है क्या? आपकी कैबिनेट में मंत्री जब है। हम उन इंदिरा गांधी के बारे में पढ़ सकते हैं जिन्होंने इमरजेंसी लगाई थी, तो क्या उन मैडम वीरों वही के तो बारे में जैन जी नहीं ने भी पढ़ कहा सकते कि जिन्होंने बुक्स में कहा आजादी इन सब दिलाने के चीजों लिए को अंग्रेजों शामिल किया को- गया। अच्छा अंग्रेज- स्वदेश जी भी जिस यही बात को कारण बार बार है उठा रखे दीपेश हैं, जी की वही जो सवाल मेरा भी है शांति आई मैडम। है, आपने लगातार शंकर शाह रघुनाथ शाह के वंशज विजय शाह को ही एंट्री नहीं होने दिया, तब फिर आदिवासियों का हित कहां से होगा? आदिवासियों के साथ कैसे रह पाएंगे? ये सवाल बार बार उठ रहा है। देखिए दीपेश जी, बहुत महत्वपूर्ण 2-3 जानकारियां हैं कि जी, भारतीय जी। जनता पार्टी ने क्या किया। पृथक अगर जनजाति कल्याण मंत्रालय का गठन किया था तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा किया गया था। पृथक अगर राष्ट्रीय जनजाति आयोग का गठन किया गया था तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा किया गया था। अगर नया जो है वन उत्पादनों के लिए जिस प्रकार की व्यवस्था की है तो ये मोदी सरकार ने की ठीक है मैडम, मैं और सबसे उन सारी महत्वपूर्ण चीजों बात को है कि समझ रहा 13-14 हूं, लेकिन का स्वदेश बजट जी आप भी ये देख सवाल लीजिए, उठा रखे हैं 42,000 और सोशल मीडिया पर ये सवाल बार बार उठ रहा है, इसलिए चाहता हूं कि बीजेपी की तरफ से इसका जवाब आए। सवाल ये है कि रघुनाथ शाह शंकर शाह के इस बड़े आयोजन पर, उनके स्मृति दिवस पर अगर उन्हीं के वंशज को एंट्री नहीं मिल पाई स्मृति स्थल पर, तब फिर बीजेपी कैसे आदिवासियों का साथ निभा पाएगी? दीपेश जी, मुझे तो लगा था कि कांग्रेस जिस टूल किट को चलाती है, जिस एजेंडे को चलाती है, कम से कम आपने पूरा का पूरा फुटेज देखा होगा और ये लाइव प्रसारण हुआ है, टेलीविजन पर भी चल रहा था, आपके चैनल पर भी चल रहा था और विजय शाह जी मंच पर थे, विजय शाह जी मंच पर थे। कैसी बात पर तो थे, लेकिन वहां से नाराज होकर चले गए। समय का अभाव है। स्वदेश जी चलिए, स्वदेश जी सबसे इम्पोर्टेंट बात, ठीक है मैडम। स्वदेश जी, विजय शाह को लेकर तो नेहा जी ने जवाब दे दिया, अब जवाब आप भी दे दीजिए। कहां है उमंग सिंगार, कहां है बाला बच्चन, कहां है ओमकार सिंह मरकाम? क्या सत्ता जाते ही इन सबको भी बिसरा दिया गया कि जब सत्ता आएगी तब फिर सोचा जाएगा आदिवासियों के बारे में? दोनों ही राजनीतिक दलों की स्थिति यही है। हमारे सभी कांग्रेस के नेता आदिवासियों पर होते जा रहे अत्याचार के खिलाफ खड़े हैं, उनको न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं। चाहे नेमावर की घटना हो, खरगोन की घटना हो, नीमच की हो, बालाघाट नजर आए ना उमंग सिंगार नजर आए आपके साथ, ना बाला बच्चन नजर आए, आपको याद होगा नजर आए, नेमावर नेमावर की, देखिए नेमावर की घटना में ये आपका गलत ध्यान है, गलत जानकारी है। आपको लगातार लोगों के संपर्क में और लोगों को न्याय दिलाने के लिए जमीन पर काम कर रहे हैं। आपको याद होना चाहिए नेमावर में एक ही परिवार के 5 लोगों को दफन कर दिया जाता है और आज तक मुख्यमंत्री जी उनके घर नहीं पहुंचे, उनको कंपनसेशन राशि अभी तक नहीं पहुंची है। आप एक आदिवासी बच्चे को तो सर वहां पर घसीट के रोड पर मार दिया जाता है, उसको कोई कंपनसेशन नहीं। इतने सारे आदिवासी नेता हैं, एनसीआरबी के आंकड़े देखें तो आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार पहले नंबर पर हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की देन है। जब हमारी सरकार थी माननीय कमलनाथ जी ने आदिवासी, समय का अभाव है। लोकेश जी संक्षेप में अपनी बात कहिए कि कैसे देखते हैं इस तरह के आयोजनों को? क्या कहीं जयेश का राजनीतिक भविष्य तो संकट में नहीं? लोकेश जी देखिए, जयेश
मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देता हूँ, जयेश कोई राजनीति नहीं कर रहा है। जयेश सत्ता पक्ष और विपक्ष का सवाल पूछ रहा है, और सवाल यह पूछ रहा है, आज अभी स्वदेश जी बता रहे हैं कि नेमार की घटना के लिए उन्होंने क्या किया नेमार की घटना के लिए। जब नेमार की घटना के लिए जयेश और बीजेपी के भी नेता वहां पर पहुंचे थे। नेहा जी संक्षेप में अपनी बात रखिए, मैं जयंत जी के पास जाऊंगा। नेहा जी संक्षेप में अपनी बात रखिए। देखिए, मुझे मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए बीजेपी। कांग्रेस के दो प्रवक्ता मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस और बीजेपी मैंने जयेश के तौर पर उन्हें बिठाया है। मैडम अपनी बात कंप्लीट करिए, समय का अभाव है। मैं जयंत जी के पास जाऊंगा। आप अकेली काफी है मैडम। नेहा जी आप अकेली काफी है सबसे लड़ने के लिए। उसी की टीम है। देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर अगर 15.6% की अनुसूचित जाति की जनसंख्या है, तो मध्य प्रदेश का जो बजट है वो भी 15% 9-7% का है। इससे गंभीरता समझ में आती है, इससे माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन समझ में आता है। और ये कांग्रेस के दो प्रवक्ता बैठकर जिस तरीके से भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि अगर स्वतंत्रता सेनानियों लेकिन आप सियासी तौर पर बेहद मजबूत हैं नेहा जी। आप दो प्रवक्ताओं को भी संभाल सकते हैं, इसकी चिंता मत करिए। जयंत जी से क्लास कमेंट लेते हैं। जयंत जी, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों राजनीतिक दल आदिवासियों का भी हितैषी होते हुए नजर आ रखे गए। सियासी मायने और इसका असर किस तरह का देखने को मिलेगा जयंत जी? कुपोषण के शिकार होने से बचने के लिए देखिए जितेश जी, मामला ये है कि जनजातीय समाज जो है वो उसकी पूरी आजीविका का आधार जो है वो जल, जंगल और जमीन है। और 1996 में एक अनुसूचित क्षेत्रों के लिए पंचायत का विस्तार कानून आया था, जिसको पेशा कानून कहते हैं। वो कानून के तहत आज तक मध्य प्रदेश में नियम नहीं बने और वो कानून यहाँ लागू नहीं किया गया है। दूसरा एक वनाधिकार कानून आया था, तो वनाधिकार कानून के तहत जो वनों में जो जनजातीय समाज के लोग हैं उनको रहने की मान्यता देने की बात थी, तो उसमें भी आधे से ज़्यादा उनके जो प्रकरण हैं वो रिजेक्ट कर दिए गए। और ये पूरा का पूरा वन विभाग के वर्चस्व में होता रहा सारा काम, जबकि जनजातीय कार्य मंत्रालय का मामला था। तो विजय शाह जी तो वन विभाग के मंत्री थे, आज उनको घुसने नहीं दिया ऐसा बताया गया है। तो परंतु मुझे लगता है कि यदि ये दो कानून हैं, इन कानूनों के तहत जो भी उसकी भावना है उसके अनुसार काम कर लिया जाए, तो जनजातीय समाज अपने आप मतलब उस सरकार के पक्ष में जाएगा जो ये काम करेगा। लेकिन क्या आपको लगता है जयंत जी, कोई भी राजनीतिक दल हाशिए पे कर दिया गया है, चाहे बैंक के अलावा क्या आदिवासियों को लेकर और ज्यादा कुछ इच्छाएं होती है? काम जरूर होता है, बीजेपी ने भी कई काम किए हैं, लेकिन क्या इसके अलावा और ज्यादा उत्थान की जो आवश्यकता नजर आती है उस पर क्या ध्यान जाता है राजनीतिक दलों का? मुझे नहीं लगता कि राजनीतिक दल उस प्रकार से सोचते हैं जैसा कि जनजातीय समाज सोचता है। पर जनजातीय समाज को जल, जंगल, जमीन पे जो अधिकार चाहिए वो अधिकार देने की बात है। 5वीं अनुसूची वाले जितने भी इलाके हैं वहाँ वन का प्रबंधन यदि जनजातीय समाज की ग्राम सभाओं को दे दिया जाए तो मुझे लगता है कि वो सरकार आजीवन मतलब जो जनजातीय समाज उसके पक्ष में रहेगा। वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से जुड़ता हुआ नजर आएगा। अब यही देखना होगा कि बातें लगातार होती हैं। अब चुनाव आने में चूंकि वक्त है, तब तक किस तरह से कौन कितना रिझा पाता है उसका असर भी अब धीरे धीरे नजर आना शुरू होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए और इस विशेष मुद्दे पर, इस खास विषय पर चर्चा करने के लिए। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में आज फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, कल फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।